थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बस यही बात बोल पाए हमारे नरेंद्र मोदी अमेरिका से जिस समय यूएस फोर्सेस हमारे 3 सेलर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार गिरा रहे थे। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू इसलिए बोल रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया में उनको कांग्रेचुलेशंस मिल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति से वाहवाही मिल गई फॉर बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि उनके लिए पर्सनल रिकॉर्ड ज्यादा मैटर करता है, देश का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, देश का स्टैंडिंग क्या है उतना मैटर नहीं करता है। दरअसल आयरनी की बात कह लीजिए, कॉमेडी की बात कह लीजिए, ट्रंप ने मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर बताया अपने कंग्रेचुलेटरी मैसेज में। और पिछले 12 सालों में अगर आप देखो तो मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी एक चीज को हमेशा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। और दुख की बात कहीं ना कहीं यह है कि जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो लास्ट इमेज था कि लोग बोलते थे कि ठीक है गलतियां हुई हैं सरकार से, लेकिन मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, देश को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रखता है इंटरनेशनली, वो जो एक लास्ट इमेज था, वो जो एक लास्ट जुमला था, उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने फुस कर दिया जाने अनजाने में। क्योंकि एक समय जरूर था जब नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, इस पर कोई डिबेट नहीं है, और वो था जब हमारे पास सीएम मोदी हुआ करते थे। वो सीएम मोदी जो देश के लिए एक भी कॉम्प्रोमाइज लेने को तैयार नहीं थे। वो चीफ मिनिस्टर मोदी जब इटालियन मरीन्स ने हमारे फिशरमैन को मारे थे तो कंप्लीटली ऑफेंसिव पर जाकर सवाल पूछते थे, पीछे नहीं हटते थे, चुप नहीं बैठते थे। सुनिए मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सा पता बताओ। मैं आज अगर चीफ मिनिस्टर मोदी हमारे बीच होते, आज अगर चीफ मिनिस्टर हमारे साथ होते तो अमेरिका को करारा जवाब मिलता। आज अगर हमारे साथ चीफ मिनिस्टर मोदी होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, अमेरिका को खरी कोटी सुनाते, लाल आंख दिखाते, बॉयकॉट अमेरिका करवाते। लेकिन अफसोस आज हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी रह गए हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे देश को अमेरिका बाय रिमोट चला रहा है, कैसे हम म्यूट पर चले जाते हैं जब बात अमेरिका की आती है। यही वो अनफॉर्चुनेट प्रधानमंत्री मोदी है जो चाइना और गलवान जब हमारे सोल्जर्स वहां मारे गए थे और उस अग्रेसर एटीट्यूड ऑफ चाइना के बारे में बिल्कुल चुप रहे, कहा कोई हमारे देश में नहीं घुसा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। शायद अमेरिका जानता था कि गालवान की तरह यहां भी कुछ नहीं होगा, वो जो करना चाहे वो कर लेंगे, सिर्फ सरकार की तरफ से डिनायल आएगी और अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये जो हुआ है अभी, ये जो सेलर्स हमारे मारे गए हैं, छोटी बात नहीं है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी मिलिट्री ने डायरेक्टली इंडियन सिटीजंस को मार गिराया है, वो भी एक आर्म्ड स्ट्राइक ऑन अ कमर्शियल व्हीकल पर। ये कोई टेरर अटैक नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रिसिशन स्ट्राइक था हेलफायर मिसाइल से इस शिप के इंजन रूम में, जहां मालूम था उनको कि इंडियन सेलर्स हैं। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त हमारे पास कोई कॉन्डमनेशन नहीं है प्रधानमंत्री की तरफ से, अमेरिका की तरफ कोई सवाल नहीं है, और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई रिग्रेट है कि हां हमसे गलती हो गई, ऐसी चीजें हम फिर से नहीं करेंगे। जब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठने लगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में अमेरिका का कहीं नाम ही नहीं लिया जाता। अरे शिप वाज अटैक्ड बाय हु? अरे क्या कैप्टन जैक स्पैरो ने अटैक कर दिया? पायरेट्स ने अटैक कर दिया? आप अमेरिका का नाम तक नहीं लेना चाहते हो, जिस तरीके से सरकार चाइना का नाम नहीं लेना चाहती है उसके अग्रसर स्टैंड की वजह से अब हम अमेरिका का नाम भी लेने से डर रहे हैं। उल्टा जो स्टेटमेंट आया वो तो और भी हानिकारक निकला, क्योंकि एमईए के स्टेटमेंट को आप अगर देखोगे, बयानबाजी अगर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एमईए बोल रही है कि ये जो शिप्स हैं ये नॉन कंप्लायंट थी और इसके वजह से इन पर अटैक हुआ था। माने कहीं ना कहीं अमेरिका के इस अग्रेसिव एटीट्यूड को, इस इलीगल ब्लॉकेड को जस्टिफाई किया जा रहा है और बोला यह जा रहा है कि हमने डिमार्श इशू किया है, हमने वार्निंग इशू किया है। कड़वा सच तो यही है कि 3 इंडियन सेलर्स को मार गिरा दिया गया है, हमारे 3 शिप्स जहां इंडियन क्रूज थे जिस पर उसको अटैक किया गया है 3 दिनों के अंदर। तो क्या हम ये मानकर चलें कि जो 18,000 इंडियन सीफेयरर्स अभी भी गल्फ एरिया में है अब उन पर भी आक्रमण होगा, या 13 इंडियन फ्लैग्ड जो वेसल्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी पड़ी हुई हैं, अमेरिका उन पर भी अटैक करेगा हेल फायर मिसाइल के साथ, और वो भी सीधा इंजन रूम के अंदर जहां उनको मालूम है इंडियन वर्कर्स हैं। इसलिए देशभक्त पर आज हम पूछ रहे हैं, भाई कितने दिनों तक ऐसे डरपोक होकर चुप बैठ जाएंगे हम हैं? अरे इतना कमजोर तो हम पहले नहीं होते थे, यूएस के सामने भी इतनी बुरी तरीके से हम नहीं झुकते थे, आज इतनी इंप्यूनिटी कहां से आ गई है? अरे हमारा तो प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग है, हम तो विश्वगुरु हैं, तो क्या हम अमेरिका को एक डिमार्श देकर खुश हो जाएंगे? क्या अमेरिका से एक जवाब तक नहीं मांग सकते हैं? ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं हुआ क्या, क्योंकि डिटेल्स मैटर करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ उल्टा सीधा भी चल रहा है, जस्टिफिकेशन ऑफ अमेरिकन एक्शन भी चल रहा है। देशभक्त में हमने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में भी बता के रखा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद अमेरिका की दिक्कतें काफी बढ़ चुकी हैं, वो बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करता आया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त फिर से खबर आ रही है कि अब तो डील डेफिनेटली हो गया है, ब्रेक थ्रू मिल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुल जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुले या ना खुले, अमेरिका ने हमारी पोल जरूर खोल के रख दी है, क्योंकि अमेरिका ने
जब ये रिवर्स ब्लॉकेड लगाया कि तुम ब्लॉकेड करोगे हमारे शिप्स को तो हम भी तुम्हारे शिप्स को ब्लॉकेड कर देंगे, तुम्हारे पोर्ट्स को ब्लॉकेड कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ अटैक शिप्स पर, खासा कि वो शिप्स पर जो इंडियन कंट्रोल थे, जिसमें इंडियन सवार थे, जिनमें इंडियन क्रू था। 8 जून को सबसे पहला अटैक आता है मैरीवैक्स पर। एक F-18 सुपर हॉर्नेट यूएसएस एब्राहम लिंकन से उड़ान भरता है, एक प्रिसिशन म्यूनिशन दागता है इंजीनियरिंग एंड स्टीयरिंग स्पेसेस पर मैरीवैक्स के। अब ये पलाव फ्लैग्ड टैंकर है, माने ये बिकॉज इंटरनेशनली इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो ये इंडियन फ्लैग्ड कैरियर नहीं था, और इसी के लिए बहुत सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इंडियन शिप नहीं था। लेकिन मैनेज्ड बाय इंडियन था, क्रूड बाय इंडियंस थे, और ये अमेरिका को ये मालूम था। आग लग जाती है इस शिप में, शिप डूबने लगता है। 24 इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड हैं। ये फिर एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजते हैं, सुनिए। This is motor tanker Marivex. We are fire on board. We have fire on board and vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. We have fire on board. Total all crew Indian. 24 crew. All crew Indian. Please help. इस पहले अटैक के बाद कम से कम ये लकी होते हैं, 24 के 24 इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान द्वारा। अमेरिका कंफर्म करता है ये स्ट्राइक हमने ही किया है, क्योंकि उनका कहना है ये प्रीवियसली सैंक्शनड इरानियन ऑयल ले जा रहा था और ये इरानियन पोर्ट पर वापस आ रहा था। चलिए यहां अमेरिका की जस्टिफिकेशन हम मान भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद आता है दूसरा अटैक। MT सेटिबेलो यूएस सेंट्रल कमांड कंफर्म करता है कि 2 हेलफायर मिसाइल इंजन रूम पर दाग दिए गए सेटिबेलो के। ये भी पलाव फ्लैग्ड टैंकर है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। लेकिन सबको मालूम था कि इसमें 24 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। यहां 21 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 मिसिंग पाए गए, और उसके बाद उनकी बॉडीज मिली और बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया शिप के ऊपर ही। उनमें थे P सुरेश, चीफ इंजीनियर विशाखापट्टनम से, आदित्य शर्मा, डेक कैडेट, ओनली 23 इयर्स ओल्ड, एकलौते थे बच्चे अपने पेरेंट के, और शिवानंद चौरसिया, फिटर। अब ये जो कंपनी जो ये सेटिबेलो को मैनेज करती है, उन्होंने साफ साफ अपने लेटर में लिखा है कि वो डिनाई करते हैं कि शिप ने कोई भी डायरेक्शन जो कि अमेरिका की तरफ से आया था उसे इग्नोर किया था। उनका कहना है नो कॉन्टैक्ट व्हाटसोएवर वाज मेड विद द वेसल, मतलब शूट करने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। उन्होंने तो सीधा सीधा चैलेंज किया है अमेरिका से कि एविडेंस दिखाओ, क्या कम्युनिकेशन किया है तुम्हारे शिप के साथ। अमेरिका ने अभी भी इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय। सेटिबेलो को कोई सैंक्शनड नहीं था, इट वाज नॉट अ सैंक्शनड शिप बाय द यूएस गवर्नमेंट। एक लिस्ट बाय अ कैंपेन ग्रुप में जरूर था, लेकिन ऑफिशियली ये सैंक्शनड शिप नहीं था। फिर आता है तीसरा अटैक जलवीर पर। अब आप सोचिए, 3 इंडियन जो सिटीजंस हैं, सेलर्स हैं, उनको मार गिरा दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी किया। अमेरिका ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम प्रोटेस्ट करते रहो, हम तो और भी हेलफायर मिसाइल दाग देंगे। फिर से इंजन रूम पर जलवीर के, अब ये गिनी बासु फ्लैग था। अब फिर से बोला जाएगा कि अरे ये तो हमारा शिप नहीं है, अरे हमारा ही मैनेज्ड है, हमारा ही क्रू है, बस इसकी फ्लैगिंग जो है ऑफिशियल वजह से इसको गिनी बासु में फ्लैग था। ये भी गल्फ ऑफ ओमान में इसको टारगेट किया गया। 20 इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड थे। थैंकफुली इनको यहां से इवैक्यूएट कर लिया गया, रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने इन्हें बचा लिया। अब जो शिप ट्रैकिंग डेटा है ये दिखाता है कि जलवीर गल्फ से इंडियन पोर्ट्स के बीच में पिछले साल बार बार आता जाता रहा है। इसे भी सैंक्शनड बाय द यूएस नहीं कहा जा रहा है। तो 3 शिप्स को इस तरीके से टारगेट किया गया है जिसमें इंडियन क्रू ऑन बोर्ड थे। 3 इंडियन सेलर्स मारे जा चुके हैं, और थैंकफुली उनको टाइम से बचा लिया गया था, उनकी जानें बच गई। तो अमेरिका जो स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहा है, उनका कहना है कि 13 अप्रैल से उन्होंने 9 वेसल्स को डिसेबल किया है, 135 वेसल्स को रीडायरेक्ट किया है। लेकिन इसमें एक और आंकड़ा अनफॉर्चुनेटली ऐड हो जाता है, 3 इंडियन क्रू मेंबर्स जो मारे गए। एंड थैंकफुली ओमान की वजह से जो इतने सारे लोग समय से उनको रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो यह आंकड़ा और भी बहुत ज्यादा होता। और यही एक सैड पॉलिटिकल स्टोरी भी आती है, क्योंकि बात यहां यह है कि जिस दिन सेटिबेलो जिसको स्ट्राइक किया गया था, जब 3 इंडियंस मारे गए थे, वहां मोदी सरकार क्या कर रही थी? मोदी सरकार उस समय एकदम बेखबर होकर दूसरे दुनिया के लीडर्स को थैंक यू बोल रही थी, जो कंग्रेचुलेशंस भेज रहे थे नरेंद्र मोदी को फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस दिन ऑप्टिक्स हमारे लिए, कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन जो हमारे सेलर्स मारे गए थे। और इस एपिसोड को भी रिकॉर्ड करते समय नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है। बहुत ज्यादा जब क्रिटिसिज्म हुआ तो एमईए इवेंचुअली एक स्टेटमेंट लेकर आया। जो एमईए का स्टेटमेंट था, जो एमईए का बयान था, वो ज्यादा डैमेजिंग है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं रणधीर जी। These attacks came from the US Navy that is stationed there. I also understand that 2 of them are OFAC sanctioned ships, and one of them also is in the category of non-compliant ship. कभी कभी लगता है कि एमईए ना ही बोले तो बेहतर है। बोलने की ऐसी क्या जरूरत है जहां कहीं और ही ब्लेम आप ले जा रहे हो। अमेरिका से 2 सवाल नहीं पूछ सकते हो। जयशंकर जी के तो लेजर आइज पहले ही फेल कर चुके हैं। हम आपको देशभक्त पर दिखा चुके हैं कि जयशंकर जी के अंडर हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या हालत हुआ है। चाइना के समय लेजर आइज फेल, अमेरिका के सामने लेजर आइज फेल। उसके बाद एमईए आती है तो भैया ठीक है, एक आपने डिमार्श इशू कर दिया। हम तो यहां एम्बेसडर को भी नहीं बुलाकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बस बोल दिया कि हमने एक डिमार्श इशू कर दिया।
कि अमेरिका मस्ट सीज एन एंड, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई एश्योरेंस आया है, अमेरिका की तरफ से कोई सॉरी आया है, अमेरिका की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आया है? नहीं, क्योंकि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्टिक्स के लिए हमारे यहां मंत्रीगण कुछ भी कह ले, अमेरिका को मालूम है, अरे जो आधे लीडर्स हैं हमारे देश के, उनके बच्चे तो अमेरिका में ही पड़े हुए हैं, तो कौन सा हम उनका क्या उखाड़ लेंगे? हम बार बार ये बात बताते आए हैं देशभक्त पर कि किस तरीके से हमारे नेकेड मिनिस्टर्स हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। क्या आप जयशंकर जी की बात कर लीजिए, क्या आप गोयल जी की बात कर लीजिए, बच्चे तो सब उनके वहां पड़े हुए हैं, तो किस बात पर हम निगोशिएट कर पाएंगे, किस बात पर हम उन्हें लाल आंख दिखा पाएंगे? जयशंकर जी के जो सुपुत्र हैं वो वॉशिंगटन डीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ओआरएफ हैं। आपको लगता है कि हम अमेरिका को फिर दो टूक होकर बात कर पाएंगे? और इस बात से भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि सरकार शायद इसी चीज को लेकर काफी सॉफ्ट अप्रोच लेती है अमेरिका के साथ, और अमेरिका बार बार हमें आर्म ट्विस्ट कर देती है। चलिए ये सब तो ठीक है, इन लोग बोल नहीं पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय कोई ट्वीट भी नहीं दे रहे हैं, कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं। ये वही इंसान है जो बड़े बड़े स्पीच दिया करता था, अमेरिका को धमकाया करता था, फॉरेन पावर्स को बोला करता था हम तुम्हें लाल आंख दिखाकर बात करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री कहता था मैं विश्व गुरु बना रहा हूं देश को, जो प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए कैंपेन किया करता था, आज वो साइलेंट है। अब की बार ट्रंप सरकार की नाकामी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार के जो बड़े भक्त हैं, सरकार के जो फैंस हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि ये हम नहीं है, हमें एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके से हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। स्टॉन्च सपोर्टर्स मोदी सरकार के कह रहे हैं कि स्टेइंग मम इज नॉट एन आंसर। और अगर आप इतिहास के पन्ने टटोल के देखोगे तो आप देखोगे कि अमेरिका के सामने हम इतने हेल्पलेस नहीं हुआ करते थे। अरे अभी अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं तो अब तो हमें और भी स्ट्रांग होना चाहिए था। लेकिन जब यूपीए सरकार, जब नरेंद्र मोदी, आप छोड़िए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसे वीक सरकार बोला जाता है, जब देवयानी खोपड़े वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, जब हमारे एक डिप्लोमेट की स्ट्रिप सर्चिंग की गई थी अमेरिका में, तो जिस तरीके से हमने यूएस एम्बेसी के सामने से सिक्योरिटी हटा दिया, जब वहां के डिप्लोमेट्स के हमने सिक्योरिटी क्लियरेंसेस रिवोक कर दिए, जब अमेरिका से डेलीगेशन आई उसके बाद इंडिया में, तो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद मिलते हैं, अपना गुस्सा बताते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर दिखाते हैं। लेकिन इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस मिसट्रीटमेंट, लोकसभा स्पीकर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर दूसरे लीडर्स, यहां तक कि नरेंद्र मोदी खुद, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट थे, उन्होंने भी अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया था। अमेरिका को झुकना पड़ा था उस समय हमारे सामने। तो अब हमें क्या हो गया, हम इतने कमजोर कैसे बन गए? इस पूरे वारदात में एक और सवाल उठता है। चलिए ठीक है, अमेरिका के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अमेरिका शक्तिशाली है, अमेरिका से हमारे इतने ज्यादा ट्रेड समझौते हैं, फिर से टैरिफ लगा देगा तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि सिर्फ इंडियंस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि भैया हम हेलफायर मिसाइल लगाएंगे तो इंडियंस मारे जाएंगे। 12% ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग जो वर्कफोर्स है, इंडियंस हैं। 3 लाख से ज्यादा इंडियन सीफेयरर्स हैं जो पूरे दुनिया भर में काम करते हैं, और गल्फ में तो काफी ज्यादा काम करते हैं। ये बहुत एक कॉमन रूट है। तो यहां ऑब्वियसली हमारे सिक्योरिटी, हमारे सिटीजंस की सिक्योरिटी के बारे में सरकार को सोचना होगा। लेकिन आप ये देखिए विडंबना कि यहां चाइना जो एक शैडो फ्लीट यहां ऑपरेट करते आया है, एक इलीगल फ्लीट ऑपरेट करते आया है, ईरान से तेल निकाल कर चाइना लेते आया है, उन शिप्स को कभी अटैक नहीं हुआ है, गलती से भी अटैक नहीं हुआ है। सारा अटैक और सारे मिसाइल हमारे ऊपर चलाए जा रहे हैं। जेपी मॉर्गन एस्टिमेट करता है कि 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्लैंडिस्टाइन फ्लो ऑफ ऑयल है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। माने यही घोस्ट टैंकर्स अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके, रात को डिटेक्शन अवॉइड करके घोस्ट ट्रांजिट करते हैं, इरानियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट आइडेंटिफिकेशन। और चाइना ये काम सालों से करता आया है, ये घोस्ट फ्लीट चलाते आया है। लेकिन यहां सैंक्शंस के बावजूद, ब्लॉकेड के बावजूद, आपने कभी सुना है किसी चाइनीज वेसल के ऊपर हेलफायर मिसाइल चलाया गया? एक बार भी नहीं। और यहां अगर दूसरी तरफ आप देखो, इंडियन कंपनी शिप मैनेज कर रही है, इंडियन क्रू है, बस थर्ड पार्टी फ्लैग है, उस पर हेलफायर मिसाइल दाग दिया जाता है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया साफ साफ कहता है अपने बयान में, अपने स्टेटमेंट में, दैट वो कन्विंस्ड है यूएस नेवल फोर्सेस जानते थे एग्जैक्टली कितने इंडियंस हैं, कितने दूसरे देश के नेशनल्स हैं इन वेसल के ऊपर, जानबूझकर तब भी हेलफायर मिसाइल चलाया गया है। बहुत सारी और भी चीजें की जा सकती थी, लोगों को डिटेन किया जा सकता था, शिप को रोका जा सकता था, फोर्सेस भेजे जा सकते थे शिप के ऊपर, लेकिन कमर्शियल शिप को आपने रोका नहीं। कमर्शियल शिप के ऊपर आपने हेलफायर मिसाइल लगा दिया, ये जानते हुए भी कि इसके अंदर लोग हैं, इसके अंदर इंडियंस हैं। वाह रे दोस्ती, वाह रे एलाय हैं। कहने को इंडिया और अमेरिका क्वाड पार्टनर्स है, कहने को नेवल एक्सरसाइजेस हम साथ में करते हैं, कहने को मैरिटाइम सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स है दोनों देशों के बीच में, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं हम, लेकिन
जहां बात आई इरानियन ऑयल की, वहां आराम से इंडियंस को आप मार डालोगे और आप एक रिग्रेट तक नहीं दोगे, सॉरी तक नहीं बोलोगे। रत्ती भर की औकात रह गई है हमारी अमेरिका के सामने। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बात इनके बारे में भी करना चाहिए जो लोग शहीद हुए, जिनकी जानें गई, क्योंकि यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिमार्श से ज्यादा बात है। अब पी सुरेश की अगर आप बात कर लीजिए, चीफ इंजीनियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, अपनी पत्नी के साथ वो बात करते हैं 9 जून को 8:30 PM पर, 1 घंटे बाद शिप पर अटैक हो जाता है। वही कंपनी के साथ सोचिए, सुरेश 12 सालों से काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो चुका था, उनको तो घर हो जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी को रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो वो रहे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन देखिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का उनको क्या सिला मिला। जान तो गई, 2 बच्चे, 13 साल का और एक 10 साल का, 2 बच्चे और बीबी पीछे छोड़कर चले गए। और जो शिपिंग कंपनी है वो ठीक से इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया था। इससे भी ज्यादा दुखदाई और कंट्रोवर्शियल आदित्य शर्मा का केस है, डेक कैडेट, ओनली 23 इयर्स ओल्ड। इनके पिता राजेश शर्मा इनसे बात करते हैं संडे को, मंडे मॉर्निंग को इनके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है आदित्य से दैट ही इज एब्सोल्युटली ओके। 1 घंटे बाद उनके लड़के की मौत हो जाती है। फैमिली को काफी दिनों बाद कंफर्मेशन मिलता है, दिनों तक पैनिक में घूमते रहे। आदित्य डेक कैडेट था, सिर्फ प्रोबेशन पर, करियर की सिर्फ शुरुआत कर रहा था, ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। I also request the government of India to take strong stance over United States action. I will say it war crime and to attack commercial ship with a missile. There are a lot of ways to control cargo ships. Especially, you can send a community to this ship. You can arrest these crew members, but you cannot. You have no right to attack them with deadly missiles. राजेश शर्मा आज डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले अमेरिका के खिलाफ, लेकिन सालों से राजेश शर्मा की ट्विटर फीड दिखाती है कि वो नरेंद्र मोदी के हार्डकोर स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं। लेकिन आज जब बात आती है उनके बेटे की, तो वही नरेंद्र मोदी अमेरिका को कंडेम तक नहीं करते हैं। इनके ट्वीट्स को लेकर काफी विवाद भी हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटे के निधन के बाद इनके ट्वीट्स को इस तरीके से उछालना नहीं चाहिए। सबके अपने अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं और बिल्कुल सही बात है, कोई भी किसी का फैन हो सकता है और किसी के बेटे के मारे जाने पर उनके ट्वीट्स को इस तरीके से उछालना नहीं चाहिए। हम भी ये बात नहीं करना चाहेंगे यहां देशभक्त पर। लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट एक तरफ और एक जेनोसाइड इनेबलर होना दूसरी तरफ। एक इंसान जो कहता है कि पैलेस्टाइन में मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाना चाहिए, एक इंसान जो फैंटेसीज रखता है अबाउट मुस्लिम वुमेन, अबाउट असॉल्टिंग देम, ये प्योर हेट फिल्ड जो ट्वीट्स इनकी दिखती है, वो दिखाता है कि एक मानसिकता जो हमारे देश में आ चुकी है। लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि ईरान में जो हो रहा है या फिर गाजा में जो हो रहा है, उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर भी पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिकली या पर्सनली। आज इन अ मोमेंट ऑफ लॉस इनके वही पुराने ट्वीट्स बाहर निकालकर खंगाला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि प्लीज ऐसी मानसिकता मत रखिए, ऐसे ट्वीट्स मत करिए जो बाद में जाकर आपको ही ऐसे सिचुएशन में ले जाएगा जहां आपकी छीछा लेदर हो जाए। और शिवानंद चौरसिया जो तीसरे विक्टिम है, उनके बारे में डिटेल्स भी और आ रही हैं, लेकिन एक और कॉमन वर्किंग मैन, एक और फैमिली जो बस उनके लिए इंतजार ही करती रहेगी। मैं इन परिवारों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां एक ह्यूमन एंगल है, यहां एक नेशनल एंगल है, नेशनल सिक्योरिटी एंगल है, डिप्लोमेटिक एंगल है। क्या हम इन चीजों को देखने के बाद सिर्फ चुप बैठ जाएंगे? क्या इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? चलिए एक ऑनेस्ट एक ओपिनियन लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार एक्चुअली स्ट्रांग होती, अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रांग फुटिंग पर होते, अगर हम डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होते, तो हम कम से कम पहला कदम यह ले सकते थे कि अमेरिका को बोलते कि हम आपके साथ ट्रेड डील नेगोशिएशंस को सस्पेंड करते हैं। जब तक ना आप हमें अश्योरेंस देते हो कि ऐसी घटना फिर से नहीं होगी, जब तक ना आप सॉरी बोलते हो इस घटना के लिए, तब तक हम आपके साथ कोई ट्रेड डील नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ईयू ने यह किया था जब अमेरिका ने एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। हम यहां डिमार्श इशू करके सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े तीस मार खान बन चुके हैं। हम इस मैटर को इंटरनेशनली रेस कर सकते हैं। क्यों? हम तो कहते हैं हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हम जब G20 प्रेसिडेंसी थी तब तो हम दुनिया के ऊपर बैठ गए थे। अभी भी हमारे पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, तो क्या हम उस प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल करके अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात नहीं ले जा सकते कि ईरान और इंडिया दोनों इंडिपेंडेंट देश है, हम आपस में अगर ट्रेड भी करें तो कोई दुनिया का हम लॉ नहीं तोड़ रहे, वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर सकते हो? ये तो बात हो गई कि हमें सिर्फ वॉशिंगटन के डिमांड्स को मानना पड़ेगा और हम एक वैसाल स्टेट बन गए हैं जिसे अमेरिका जो कहे जी हजूरी करके हमें मानना पड़ेगा। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो निकल चुकी थी, हमें तो इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, तो अमेरिका की जी हुजूरी और स्लेवरी क्यों हम कर रहे हैं आज? याद रखिए यह घटना फिर से घट सकती है। 3 लाख सेलर्स हैं, 18,000 इंडियन सेलर्स तो गल्फ में आपको मिल जाएंगे, 13 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स भी आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिल जाएंगे। ये आंकड़े हैं, ये लोग हैं, ये फादर सन हस्बैंड्स हैं जो व्हाट्सएप मैसेज पर बोल रहे हैं दैट वी आर फाइन बट दे मे नॉट बी फाइन। तो सवाल उठता है कि अगर यह घटना फिर से कल घट जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ बताया गया है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कोई एश्योरेंस दिया है? क्या अमेरिका से हमने माफी मंगवा ली है? बस डिमार्च इशू कराकर एक स्टेटमेंट रिलीज कराकर जिसमें अमेरिका का नाम भी नहीं लिया कि दीज अटैक्स बाय पायरेट कैप्टन जैक स्पैरो मस्ट सीज, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका इतना शक्तिशाली है। तो फिर इतना बूता रखो कि यह बात एडमिट करो कि भैया हम विश्वगुरु नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, अमेरिका आकर हमें मारकर ऐसे चले जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विश्वगुरु की तरफ भी जा रहे हैं, अगर हम एक इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, तो कम से कम द लीस्ट यू कैन डू इज अमेरिका से एक एश्योरेंस, सॉरी भी मत बुलवाओ, मैं जानता हूं नहीं करवा पाओगे, एक एश्योरेंस दिलवा दो भाई कि भैया ऐसी चीजें हम फिर से ना करेंगे। और ये जो विश्वगुरु चिल्लाना है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है चिल्लाना, इसको बंद करो। आपकी असलियत अब पूरे दुनिया को और पूरे देश को दिख चुकी है।